हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं आप बहुत 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 अच्छे होंगे। आप लोगों की तैयारी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो सारे लोगों का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल राज राठौर एजुकेशन पर, जहां पर हम और राठौर सर, बाकी हमारी सारी टीम मिलकर आपके लिए बेहतरीन बेहतरीन सा कंटेंट लेकर आते हैं, जो कि आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है। तो सभी लोगों को गुड इवनिंग है, सभी लोगों को गुड इवनिंग है। जल्दी से सभी कोई हमारे क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सारे लोग अच्छे होंगे और सारे लोगों की तैयारी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो चलिए जल्दी से क्लासेस में जुड़ते हैं। सबसे पहले जो लोग जुड़ते चले जा रहे हैं हमारे क्लासेस में, आप लोग क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो आप लोग लाइक बटन दबाइए, उसके बाद शेयर कीजिए, शेयर के बाद आप सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद ही हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो जल्दी से आप लोग बढ़िए। और जैसा कि आप लोगों का डिमांड था या फिर आप लोगों का कहना था कि सर शेरशाह सूरी या फिर सूर डायनेस्टी को आप छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं, हमने आपको बताया भी था कि सूर डायनेस्टी कहीं छूटने वाला नहीं है। सूर डायनेस्टी जो है कहीं भी छूटने वाला नहीं है या छूटेगा नहीं, इसका क्लासेस होगा। ठीक है, हमने आपको बताया था कि सूर डायनेस्टी का क्लासेस होगा तो होगा। मतलब जैसे ही हम क्या करते हैं, औरंगजेब को खत्म करते हैं, क्योंकि अगर आप अकबर की बात करते हैं या फिर मुगल अंपायर की बात करते हैं, तो मुगल अंपायर बेसिकली औरंगजेब के बाद धीरे धीरे खत्म होने के कगार पे रहता है। तो उसके बाद उतना इंपॉर्टेंट बचता नहीं है। ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट वो होता नहीं है। हालांकि अगर आप बोलेंगे तो उसके ऊपर भी हम क्लासेस ले लेंगे। आप लोग कमेंट में इसका आंसर देंगे कि जो बाकी बचा हुआ 9 और रूलर है, जैसे बहादुर शाह से लेकर बहादुर शाह जफर तक, मतलब 1707 से लेकर 1857 तक के बीच में था, उसके बारे में बात कर देंगे। लेकिन तब तक जो है 1707 के बाद पूरी तरीके से अगर हम देखें तो ब्रिटिश अक्वायर कर लेता है इंडिया को धीरे धीरे। उसके बाद ब्रिटिश एरा स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, उसके बाद क्या होती है, ब्रिटिश एरा स्टार्ट हो जाती है। तो हम यह बोल सकते हैं कि उतना ज्यादा रेलिवेंट या उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सेक्शन आपको देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो चलिए क्लासेस की शुरुआत करते हैं। आज का जो क्लास होगा वो शेरशाह सूरी के बारे में होगा। ठीक है, किसके बारे में होगा? शेरशाह सूरी के बारे में होगा या फिर सूर डायनेस्टी के बारे में होगा। किसके बारे में होना है? शेरशाह सूरी या सूर डायनेस्टी के बारे में होना है। तो सूर डायनेस्टी की अगर हम बात करते हैं तो ये एक तरह से बोल सकते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज रहा था भारत के लिए, क्योंकि इसी समय सबसे इंपॉर्टेंट रोड या फिर इंडिया का सबसे लंबा जो रोड था उसका फॉर्मेशन आपको इसी के समय भी देखने को मिलता है। ये हम एक ओवरव्यू दे रहे हैं आपको, जो कि आपका क्या होता है कि जीटी रोड होता है, जिसका हम लोग कहते हैं ग्रैंड ट्रंक रोड कहते हैं, उसका फॉर्मेशन शेरशाह सूरी के द्वारा करवाया जाता है। और हालांकि शेरशाह सूरी को बिहार का शेर भी कहा जाता है, शेर खान भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इन सारे चीजों की चर्चा हम आज के क्लास में करने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी से सभी कोई जुड़ जाएंगे आप लोग। देखिए, अगर हम शेरशाह सूरी की बात करते हैं, ठीक है, किसकी बात करेंगे, तो शेरशाह सूरी की अगर हम बात करते हैं तो शेरशाह सूरी का जो जन्म होता है, ठीक है, शेरशाह सूरी का जो जन्म हुआ था अगर हम आपको बताएं तो इसकी जो शासन अवधि, बेसिकली अगर हम सबसे पहले इसके शासन अवधि की बात करते हैं तो शासन अवधि आप लोगों को ऑलरेडी पता है। क्यों पता है? क्योंकि आपको पता है कि जब कन्नौज की लड़ाई हुई थी, किसके बीच में? हुमायूं और किसके बीच में हुई थी? हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुई थी कन्नौज की लड़ाई 1540 ईस्वी में। तो 1540 ईस्वी में क्या करता है कि हुमायूं को हरा देता है। क्या, किसको हरा देता है? हुमायूं को हरा देता है। और हुमायूं को हराने के बाद हुमायूं का भारत निर्वासन हो जाता है। ये हम बताए भी थे आपको कि हुमायूं का क्या होता है, भारत निर्वासन हो जाता है। इसीलिए आप देखेंगे कि ये जो है, मतलब शेरशाह सूरी जो है, ये यहाँ से लगभग 15 साल तक रूल करता है। बेसिकली शेरशाह सूरी 15 साल तक रूल नहीं करता है, सूर डायनेस्टी 15 साल तक रूल करता है और शेरशाह सूरी मात्र 5 साल तक रूल करता है। ठीक है, मतलब शेरशाह सूरी 1540 में मुगल अंपायर को हटाकर दिल्ली के तख्त पर बैठता है।
और यह लगभग 1545 तक रूल करता है। कब तक? 1545 तक रूल करता है। हालांकि यहां से आपका सूर्य डायनेस्टी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, सूर्य डायनेस्टी का फॉर्मेशन होता है और सूर्य डायनेस्टी लगभग मुगल अंपायर के ऊपर जो है या फिर दिल्ली के गद्दी पर ये लगभग 15 साल तक रूल करता है। कितने साल तक? 15 साल तक रूल करता है। और 15 साल में कब तक? 1555 तक करता है। कब तक? 1555 तक करता है। और सूर्य डायनेस्टी का जो अंतिम शासक हुआ करता था वो कौन हुआ करता था? सिकंदर शाह सूरी हुआ करता था। कौन हुआ करता था? सिकंदर शाह सूरी हुआ करता था, ठीक है। सिकंदर शाह सूरी हो जाएगा, ठीक है। कौन हो जाएगा? सिकंदर शाह सूरी हो जाएगा। इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे आज के क्लासेस में, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें हैं, है कि नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इनकी जो मृत्यु हो जाती है, इनका जो जन्म होता है बेसिकली 1486 के आसपास देखने को मिलता है और इनकी जो मृत्यु हो जाती है वो कलंजर के फोर्ट में होती है। कब होती है? तो कलंजर के फोर्ट में इनकी मृत्यु हो जाती है। इन सारी चीजों की भी बात हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो आप देख रहे हैं आज हमारे जो कंटेंट राइटर थे, मतलब जिन्होंने कंटेंट बनाया है, वो क्या बात है, एकदम सॉलिड कंटेंट बनाया, सब जगह इमोजी इमोजी दे के, है ना, हर जगह पे इमोजी इमोजी आपको कंटेंट दिख रहा होगा। तो कहता है कि शेरशाह सूरी की बात करते हैं कि शेरशाह सूरी का जो जन्म है ये एक थोड़ा सा विवादास्पद देखने को मिलता है। कोई किसी का कहना है कि 1472 में हुआ, तो किसी का कहना है 1486 में इनका जन्म हुआ, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इनकी जो मृत्यु होती है 1545 में हो जाती है। कब हो जाती है? 1545 में हो जाती है। और इनका जो मूल नाम हुआ करता था वह था फरीद खान। क्या था? फरीद खान हुआ करता था, ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं शेरशाह सूरी की, तो शेरशाह सूरी में क्या देखने को मिलता है कि भारतीय इतिहास के यह चमकते हुए सितारे हुआ करते थे, ठीक है। उन्होंने 1540 में मुगल सम्राट हुमायूं को गद्दी से उखाड़ फेंका, मतलब हराया। और जब हुमायूं भारत निर्वासन पर गया हुआ था तो 1540 से लेकर 1545 तक यह दिल्ली की गद्दी पर, दिल्ली के तख्त पर भी बैठता है। मतलब इन्होंने ही सूर्य वंश की स्थापना करी थी। भारत के अंदर सूर्य वंश की जो स्थापना है इनके द्वारा की गई थी। सूर्य वंश की स्थापना की और उत्तरी भारत पर 1540 से लेकर कब तक? 1556 तक। हालांकि 1555 में ही आपका हुमायूं आता है और 1555 में ही आपको यह भी देखने को मिलता है कि हुमायूं की लड़ाई जो होती है वो सिकंदर शाह सूरी से होती है और सिकंदर शाह सूरी को हराकर फिर से मुगल अंपायर को रिस्टैब्लिश किया जाता है, ठीक है। फिर 1556 में हुमायूं की मृत्यु होती है और उसके बाद अकबर फिर से गद्दी पर बैठ जाता है। तो ये जो फेज था, 15 साल का गैप था, उसी 15 साल को हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। ये 1555 हो जाएगा, 1556 नहीं करिएगा। कहता है क्या? उनका शासनकाल केवल 5 वर्षों का रहा था। यह भी अभी हमने आपको बताया भी कि इनका शासनकाल सिर्फ 1540 से 1545 का था। लेकिन उनकी प्रशासनिक प्रतिभा, सैन्य रणनीति और बुनियादी ढांचों को देखकर विकास ने उन्हें सबसे महान शासकों में शामिल कर दिया था। क्योंकि अगर आप शेरशाह सूरी के बारे में जानेंगे तो ये एक तरह से बोल सकते हैं कि बहुत बड़े आर्किटेक्चर हुआ करते थे, या फिर इनका जो विकास को देखने का एक नजरिया था वो एक अलग पहलू था इनका, ठीक है। इसीलिए आप देखेंगे कि इनके शासनकाल के समय भारत बहुत ही तेजी से तरक्की की ओर बढ़ रहा था, ठीक है। इसमें अगर आप देखें, जैसे उनकी नीतियों ने मुगल सम्राट अकबर के शासन को भी प्रभावित किया था या प्रेरित किया था, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं, यह नोट्स जो है बेसिकली आपके हर एक एग्जामिनेशन प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट होता है, तो इसके सबसे पहले प्रारंभिक जीवन की बात करेंगे और यह एक साधारण शुरुआत की बात करेंगे। देखिए, शेरशाह सूरी का जो जन्म है यह एक अफगान परिवार में हुआ था। तो बेसिकली हम यह बोल सकते हैं कि शेरशाह सूरी एक अफगानी हुआ करते थे, बट इनका जो जन्म होता है वो बिहार के सासाराम में होता है। कहाँ होता है? बिहार के सासाराम में शेरशाह सूरी का जन्म होता है। इसके साथ साथ कुछ स्रोतों का उनका मानना यह भी है कि कोई बोलता है 1472 में हुआ है, जबकि 1486 में, यह सही मानना है। उनके पिता जो थे वह हसन खान थे। यह बहर खान लोहानी के अधीन एक छोटे से क्या हुआ करते थे? जागीरदार हुआ करते थे। कहता है फरीद का बचपन आर्थिक तंगी और पारिवारिक संघर्षों में बीता है। मतलब यहां से हमें यह भी सीख मिलती है कि दुनिया बहुत ही ज्यादा कठिन संघर्षों से गुजरना पड़ता है, तभी कोई इंसान क्या होता है आपका, मतलब एक तरक्की की ओर बढ़ता है। तो वही कहता है कि अगर आप देखेंगे कि जिंदगी तो वही बदलता है जो, मतलब एक होता है ना कि अगर पसीने से मेहनत करोगे तो तकदीर बदलेगा, है कि नहीं। तो वो बस बात वही हुआ था, इनका भी कहना यही था। तो कहता है क्या, उनके पिता की दूसरी पत्नी के साथ उनका क्या हुआ, मतभेदों के कारण फरीद ने क्या कर दिया, घर छोड़ दिया और जौनपुर में अपनी शिक्षा पूरी करी थी,
ठीक है, कहां पर अपनी शिक्षा पूरी करी थी? ये जौनपुर में अपनी शिक्षा को यह पूरा करता है। फिर वही शिक्षा की बात करते हैं तो फरीद ने बेसिकली अगर आप देखें तो फरीद ने फारसी भाषा, अरबी भाषा और इतिहास का अध्ययन किया था। ठीक है, मतलब इतिहास के जानकार भी आपको कौन देखने को मिलते हैं? फरीद खान देखने को मिलते हैं, या इन्हीं को हम कहते हैं शेरशाह सूरी कहते हैं। ठीक है, जिसने उनकी बुद्धिमत्ता को निखारा भी था। ठीक है, जिनके उनकी बुद्धिमत्ता को निखारा भी था, उसकी चर्चा करेंगे। कहता है जैसे प्रारंभिक करियर की बात करते हैं, मतलब स्टार्टिंग फेज की बात करते हैं, कहता है जब उन्होंने बिहार के मुगल गवर्नर के अधीन नौकरी शुरू करी थी। मतलब उस समय बिहार जो है पूरी तरह से मुगल के अधीन हुआ करता था, और जो मुगल का गवर्नर हुआ करता था, उसी के ये अधीन छोटी सी नौकरी की शुरुआत करता है। ठीक है, उसी के अधीन यह छोटी सी नौकरी की शुरुआत करता है। कहता है अपनी मेहनत और साहस से उन्होंने शेर खान की उपाधि भी प्राप्त कर ली। किससे? उन्होंने अपनी प्रतिभा, अपनी मेहनत से क्या करी? शेर खान की उपाधि प्राप्त कर ली। और कहा यह भी जाता है कि उन्होंने एक शेर को मार डाला था, इसीलिए उसको शेर खान कहा जाता है। ठीक है, उन्होंने एक शेर को मार डाला था, इसलिए उसे क्या कहा जाता है? शेर खान भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें तो है ही। इसके प्रारंभिक जीवन की बात करते हैं, उसके उदय की बात करते हैं, जब धीरे धीरे फरीद खान शेरशाह सूरी बनता चला गया। कहता है 1530 तक फरीद खान बिहार के एक वास्तविक शासक बन गए थे। मतलब अब अगर हम देखें तो बिहार को अच्छी तरीके से कोई कंट्रोल कर पा रहा था तो वो एक कौन था? फरीद खान था, जो बिहार के वास्तविक शासक बन गए थे। और 1538 ईस्वी में उन्होंने बंगाल पर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया, और अपनी शक्ति का विस्तार भी किया। ठीक है, मतलब 1530 तक वो बिहार के शासक बनते हैं। फिर 8 साल बाद यह बंगाल को भी अपने अंडर मिला लेते हैं, और जब ये मिलाते हैं तो इनको लगता है, या फिर जितने भी अब इसके जो अपोनेंट थे, अब लगा कि भैया एक और शक्तिशाली राजा का उदय होता है। इसी बीच में आप देखेंगे कि हुमायूं और इसके बीच में बहुत सारी लड़ाई भी होती है। ठीक है, इसमें जैसे सूर्यवंश की स्थापना की बात करते हैं, एक नए युग की स्थापना की बात करते हैं, तो कहता है सबसे पहले चौसा की लड़ाई में, कब? 1539 में शेर खान ने चौसा की लड़ाई में मुगल सम्राट हुमायूं को हराया, जिसमें आपको पता है कि हुमायूं जो है गंगा नदी को टापते टापते पार होके भागा था, है कि नहीं? हुमायूं जो है अपना किसी तरह से जान उन बचा के भागा। फिर 1540 में आया अटैक करने के लिए, जो कि बैटल ऑफ कन्नौज था। क्या था? बैटल ऑफ कन्नौज था 1540 में। और इस बार तो हुमायूं का निपटारा ही कर देना था, लेकिन फिर हुमायूं किसी तरह से जान बचा के भागा, और इस तरह से हम बोल सकते हैं कि हुमायूं का भारत निर्वासन होता है 15 सालों तक। ठीक है, तो यह जीत के लिए उन्हें टर्निंग पॉइंट भी कहा जाता है। कहता है 1540 में कन्नौज की लड़ाई में हुमायूं की दूसरी हार के बाद शेर खान ने दिल्ली पर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया, और शेर शाह की उपाधि धारण कर ली। किसकी? शेर शाह की उपाधि धारण कर ली। यह चीज भी आपको वहीं देखने को मिलता है। मतलब हम यह बात करेंगे कि दिल्ली पर कब्जा कब किया जाता है? 1540 में किया जाता है। दिल्ली पर कब्जा कब किया जाता है? आपका 1540 में किया जाता है। कब किया जाएगा? 1540 में दिल्ली पर कब्जा किया जाता है। और उसी समय जब हुमायूं को हराया जाता है बैटल ऑफ कन्नौज में, उसके बाद यह जो है फरीद खान, यह अपने आप को शेरशाह की उपाधि या शेरशाह की उपाधि ये धारण कर लेते हैं। ठीक है, इनका नाम शेर खान क्यों पड़ा था यह भी हमने आपको बताया। शेरशाह की उपाधि इसने कैसे धारण करी यह भी हमने आपको बता दिया। ठीक है, इस तरह से सूरी वंश का क्या पड़ा? नींव पड़ता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। कहता है साम्राज्य के विस्तार की अगर हम देखें तो कहता है सूरी साम्राज्य पूर्वी बलूचिस्तान, मतलब जो आज के समय पाकिस्तान में देखने को मिलता है, ये जो है बंगाल और बांग्लादेश के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ दिखाई देता है। इसमें पंजाब हो गया, मालवा हो गया, राजस्थान शामिल थे। हालांकि इसमें असम, गुजरात, कश्मीर और नेपाल उनके नियंत्रण में नहीं देखने को मिलता है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा बलूचिस्तान की बात होती है, और जब बलूचिस्तान की बात होती है तो थोड़ा सा इस पे चर्चा करना बनता है। थोड़ा सा पॉइंट से हटते हुए हम इस चीजों पर चर्चा करते हैं। आज के समय आपको पता है कि बलूचिस्तान पूरी तरीके से एक इंडिपेंडेंट स्टेट होने की मांग कर रहा है। इंडिपेंडेंट स्टेट होने की मांग कर रहा है। क्यों इंडिपेंडेंट स्टेट होने की मांग कर रहा है, यह क्या आप लोग में से कोई बताइएगा? देखिए इंडिपेंडेंट स्टेट होने की जो मांग कर रहा है ये बहुत पहले से भी है। ठीक है, 1947 के बाद से ही देखने को मिलता है। हालांकि बलूचिस्तान जो है शुरू से अलग रहना चाहता था, बट फोर्सफुली क्या होता है कि पाकिस्तान इसको अपने अंडर मिला लेता है। और बलूचिस्तान एक ऐसा प्रोविंस है, या फिर सबसे बड़ा प्रोविंस जो है पाकिस्तान का, वो बलूचिस्तान है। ठीक है, क्या है? बलूचिस्तान है। और बलूचिस्तान में जितने भी मिनरल रिसोर्सेस हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ बलूचिस्तान जो है एक ऐसा जगह है जो समंदर से मिलता हुआ इलाका है, जिसमें ग्वादर पोर्ट आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब
इसमें दो इंटरेस्टिंग पॉइंट ये होता है कि एक तो सीपीईसी होता है, ठीक है, सीईपीसी होता है, ठीक है, चाइना इकोनॉमिक पाकिस्तान कॉरिडोर, ठीक है, ये सीपीईसी होता है, ठीक है, सॉरी सीपीईसी होता है, इसको बोलते हैं सीपीईसी बोलते हैं, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बोलते हैं। सीपीईसी जो है ये चाइना एक रोड बना रहा है, ठीक है, जिसमें हम बोल सकते हैं कि अपने इकोनॉमिक प्रॉफिट के लिए एक रास्ता बना रहा है जो कि चाइना के ये पाकिस्तान के बीचों बीच निकलेगा और बलूचिस्तान से भी यह क्रॉस होगा और ग्वादर तक जाएगा, ताकि ये अपने सामान को आसानी से, मतलब साउथ सी होते हुए ना जाकर ये आसानी से ऊपर से ही क्या करेगा, इधर कराची की तरफ भेजेगा, ग्वादर भेजेगा, और यहां से जो है वो आसानी से क्या होगा, मतलब यूरोपियन स्टेट घुस सकता है, यूरोपियन कॉन्टिनेंट घुस सकता है, ठीक है, जो अपने सामान को बेच सके। तो ये सारी चीजें जो है इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए ही था। हालांकि जब बलूचिस्तान वाले लोगों ने क्या कहा कि भैया हमें आपके साथ नहीं रहना, हम एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनना चाहते हैं, तो सीपीईसी के तहत जो होता है क्या कि जब रोड बनाया जाएगा इस इनिशिएटिव में, एक सेकंड रुकिएगा ठीक है, तो सीपीसी में यह बोला गया कि हम मतलब जो जमीन अक्वायर किया गया, बोला गया कि भैया आपको जमीन अक्वायर करते इसके बदले हम आपको घर उड़ देंगे, लेकिन जब जमीन अक्वायर किया गया तो कुछ भी नहीं दिया गया। इस चक्कर में बलूचिस्तान वाले लोग जो है गवर्नमेंट के अगेंस्ट थोड़ा सा गुस्सा में आ गए, ठीक है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट थोड़ा सा क्या हो गए, गुस्सा हो गए। इस चीज को देखते हुए क्या कहता है कि जब पाकिस्तान के अगेंस्ट जब बलूचिस्तान वाले लोग गुस्से हो गए तो इसमें बहुत सारी आर्मी निकल के आती है, जिसमें अगर आप देखेंगे तो बलूचिस्तान के अंदर दो ग्रुप है, एक बीएलए है आपका, ठीक है, कौन है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है। यह तो अपने आप को इंडिपेंडेंट स्टेट की भी मांग करता है और इंडिया से यह गुहार भी लगाता है कि भैया हमारी मदद करो, है ना, हमारी मदद करो। और बलूचिस्तान जब हमारे इधर पाकिस्तान और हमसे लड़ाई हुई थी तो पाकिस्तान क्या कहता है, तुम सामने से ठोको, इधर इधर हम ईस्ट फ्रंट पर हम देख लेंगे इसको, है ना। तो कहीं ना कहीं बलूचिस्तान जो है यह भी पाकिस्तान से परेशान है, और पाकिस्तान तो आपको पता ही है कि एक जगह होता है, मतलब बेसिकली हम बोल सकते हैं कि वो टेररिस्ट का गढ़ है कि नहीं। खैर, हालांकि ये सारी चीजें हैं, हम आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक को छोड़ते हुए। तो कहता है क्या कि असम, गुजरात, कश्मीर और नेपाल जो है उनके नियंत्रण में नहीं हुआ करता था। इसके बाद अगर हम इसके शासन काल की बात करते हैं तो शेरशाह सूरी या सूरी वंश का जो शासन काल होता है वह 15 सालों का होता है। कितने सालों का होता है, 15 सालों का होता है, ठीक है। तो 1540 से लेकर 56 तक का शासन काल देखा जाता है, लेकिन शेरशाह का व्यक्तिगत शासन काल केवल 1540 से 1545 तक ही देखने को मिल जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कहता है प्रशासनिक सुधारों की बात करते हैं, एक क्रांतिकोण दृष्टिकोण से देखेंगे इसको, एक क्रांतिकारी दृष्टिकोण से देखेंगे तो कहता है कि शेरशाह सूरी का सबसे बड़ा योगदान, शेरशाह सूरी का सबसे बड़ा योगदान जो है उनके प्रशासनिक सुधारों से हुआ करता था। शेरशाह सूरी का सबसे बड़ा योगदान जो है उनके प्रशासनिक सुधारों में हुआ करता था, जो आधुनिक भारत के प्रशासनिक ढांचे को नींव बने, ठीक है। उनकी नीतियां इतनी प्रभावी थी कि मुगल सम्राट अकबर ने भी इन्हें अपनाया और उन्हें प्रमुख सुधार के रूप में क्या किया, अधिग्रहित किया था, ठीक है। ये सारी चीजें तो है ही। इसके साथ साथ आपको गुड न्यूज भी पता ही होगा। गुड न्यूज बेसिकली हम लोग से रिलेटेड कुछ नहीं है, हम लोग से भी रिलेटेड है ये कि भारत जो है जापान को पीछे छोड़कर 4th नंबर का इकोनॉमिक, या फिर अगर हम बात करते हैं जीडीपी रैंक में तो 4th नंबर पर आ चुका है, ठीक है। मतलब इकोनॉमी के मामले में 4थे नंबर पर हम लोग आ चुके हैं पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। मतलब हमारी जो इकोनॉमी है लगभग 4 ट्रिलियन के आसपास पहुंच चुकी है। कितनी, 4 ट्रिलियन के आसपास पहुंच चुकी है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। तो ये गर्व की बात इसलिए हम थोड़ा सा शेयर भी कर दिया आपको। कहता है प्रशासनिक संरचना की बात करते हैं, कहता है शेरशाह ने साम्राज्य को 47 सरकार, मतलब 47 जिलों में विभाजित किया था, जिन्होंने आगे परगना में बांटा गया, ठीक है, जिन्हें आगे क्या कहा गया, परगना में बांटा गया था। मतलब शेरशाह सूरी जो है अपने पूरे अंपायर को 47 जिलों में बांटा और फिर आगे चलकर इसे परगना के अंदर बांटा गया था, ठीक है। आगे देखे, कहता है प्रत्येक सरकार में निम्नलिखित अधिकारी हुआ करते थे। एक एक सरकार के अंदर मतलब बेसिकली जो 47 जिले हुआ करते थे, 47 जिले में कौन कौन सी सरकारें, मतलब कौन कौन से अधिकारी हुआ करते थे, हम अधिकारियों की चर्चा करते हैं। पहले सिकदार हुआ करता था। सिकदार बेसिकली जो कानून और व्यवस्था के लिए जिम्मेदार हुआ करता था। किसके लिए, कानून और व्यवस्था के लिए जिम्मेदार हुआ करता था। मुंसिफ होता था, मुंसिफ मतलब जिसको राजस्व संग्रह और प्रशासन की बात करते हैं, जैसे आज के समय हम लोग उसको मुंशी कहते हैं। क्या कहते हैं, मुंशी कहते हैं। तो मुंशी का बेसिकली काम क्या होता है,
मतलब कि जितना भी पैसा वैसा आया उन सारे चीजों का देखभाल करना, दैट इज कॉल्ड मुंशी, है ना। तो वही चीज हो गया, मुंसिफ यहीं से निकल के आया था। कहता है पोद्दार की बात करते हैं, कहता है पोद्दार जो होता है वह वित्त प्रबंधन और कोषाध्यक्ष हुआ करता था। क्या हुआ करता था? वित्त प्रबंधक हुआ करता था और कोषा अध्यक्ष हुआ करता था। कहता है प्रगना स्तर पर भी समान अधिकारी हुआ करते थे, जिसमें से आपका क्या होता था, जैसे सिकदार ए सिकदरान हो गया, मुंसिफ ए मुंसिफान हो गया, ये पोद्दार ए पोद्दारान हो गया। ठीक है, इस तरीके का जो है आपको क्या देखने को मिलता है कि जो प्रगना स्तर पर हुआ करता था वहां पे भी चीजें देखने को मिल जाती है। पानी क्या उसमें? पानी कितना दिन पुराना था रे? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कहता है यह संरचना केंद्रीकृत नियंत्रण और स्थानीय जवाबदेही सुनिश्चित भी करता था। ठीक है, इसके बाद राजस्व सुधारों की अगर हम चर्चा करते हैं तो कहता है राजस्व सुधारों में क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी। तो राजस्व सुधारों में शेरशाह सूरी ने जब्ती प्रणाली की शुरुआत करी थी। किसकी? जब्ती प्रणाली की शुरुआत करी थी, जिसमें क्या होता था, भूमि की माप मतलब जमा बंदी की गई और फसल के आधार पर कर निर्धारित किया गया। मतलब जिसका जितना ज्यादा फसल होगा उस हिसाब से आपको कर देना पड़ेगा, जिसका जैसा फसल होगा उस हिसाब से आपको क्या देना पड़ेगा, कर देना पड़ेगा। ये चीज कौन करता है? मतलब जब्ती प्रणाली की शुरुआत जो है वह शेरशाह सूरी करता है। कर नगद या फसल के रूप में एकत्र किया जाता था। मतलब आपको कर जो है कैसे देना है, पैसे के रूप में देना है या फसल के रूप में देना है, डिपेंड आपके ऊपर करता है। ठीक है, और किसानों को राहत भी दी जाती थी, किसानों को राहत दी गई थी। कहता है भ्रष्टाचार को कम करने के लिए राजस्व अधिकारियों की कड़ी निगरानी की जाती थी। मतलब जो राजस्व अधिकारी हुआ करते थे, कड़ी निगरानी की जाती थी। अच्छा, चाइना के अंदर एक एग्जाम होता है कांगो जाओ ऐसे करके कुछ एग्जाम होता है। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ सबसे टफ एग्जाम आईआईटी होता है, यूपीएससी होता है, उसी तरह से उधर होता है। तो कहीं तो हम देख रहे थे कि उधर का जो एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव होता है थोड़ा सा वो एक अलग होता है, पेपर पे एग्जाम होता है। और हमारे तरफ जब पेपर पे कोई एग्जाम होता है तो आपको पता है कि वो तुरंत लीक हो जाता है कि नहीं? मतलब जो पेपर वाला एग्जाम होता है वो लीक होना लगभग लगभग तय ही होता है। तो उधर ऐसा सिस्टम क्यों नहीं होता है? तो बताया जाता है ऐसा थोड़ा सा कि वहां के जो टीचर एग्जाम में क्वेश्चन सेट करते हैं, उस एग्जाम का जो क्वेश्चन सेट करते हैं, उनको कहा जाता है कि एक बहुत ही ज्यादा आउटर एरिया लेके जाया जाता है, कंट्री साइड लेके जाया जाता है। और कंट्री साइड में इसको थोड़ा सा एकदम शांत माहौल मिलता है, जिधर इंटरनेट वगैरह का इस्तेमाल नहीं के बराबर होता है, नहीं ही होता है। उन सारे लोगों का मोबाइल रखा जाता है। और अगर इनको घर भी बात करना है तो लैंडलाइन नंबर से दिया जाता था, दिया जाता है बात करने के लिए थोड़ा कड़ी निगरानी में। ठीक है, उसके बाद इन सारे लोगों से क्वेश्चन सेट करवाया जाता है और उसमें से किसी का पता नहीं रहता है कि भैया किसका क्वेश्चन आना है नहीं आना है। और जब क्वेश्चन प्रिंट भी होता है तो जो है ये क्वेश्चन प्रिंट जो है आपको प्रिजनर्स वगैरह में प्रिजन्स वगैरह में आपको देखने को मिलता है। मतलब जेल वगैरह में क्वेश्चन सेट होता हुआ दिखाई देता है, ताकि वहां से क्वेश्चन बाहर ना हो। और जब क्वेश्चन जाएगा सेंटर तक तो जैसे बैंक में पैसा जमा होने के लिए गाड़ी जाती है, उसी तरीके की गाड़ी में क्वेश्चन जमा हो जो होके जाता था। तो भैया आउट होने का बात ही नहीं। लेकिन हमारे यहाँ अगर पेपर पे एग्जाम होता है तो बेसिकली कहने का सेंस ये है कि अगर पेपर पे एग्जाम होना है तो इस तरीके का एक सिस्टम बनाना जरूरी है हमारे यहाँ भी, तब पेपर या एग्जाम जो है बहुत कम आपका क्या होगा, एक तरह से वो बोल सकते हैं। ठीक है, फिर मुद्रा सुधार की हम चर्चा करेंगे। तो कहता है मुद्रा सुधार में शेरशाह ने रुपया एक चांदी का सिक्का जो 178 ग्रेन का हुआ करता था वह पेश किया, जो आधुनिक भारतीय रुपयों का आधार बना। यह सिक्का जो 1835 तक क्या रहा, प्रचलन में रहा था। मतलब शेरशाह सूरी ने जो एक सिक्का चलाया था जो लगभग 178 ग्रेन का हुआ करता था, जो चांदी का हुआ करता था, वो लगभग 1835 तक प्रचलन में रहा था। कब तक रहा था? 1835 तक प्रचलन में आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा तांबे का दाम, ठीक है, और सोने का मोहर सिक्का भी पेश किया गया था, जिसने व्यापार और आर्थिक व्यवस्था को क्या रखा था, स्थिर रखा था। जिसने व्यापार और आर्थिक व्यवस्था को क्या रखा, स्थिर रखा था। ठीक है,
ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। इसके बाद हम इसके सैन्य गठबंधन की अगर हम चर्चा करेंगे तो सैन्य गठबंधन में और क्या क्या चीजें होती है हम इसकी भी बात करते हैं। कहता है शेरशाह ने एक संगठित और अनुशासित सेना बनाई थी। शेरशाह सूरी ने एक संगठित और एक अनुशासित सेना बनाई थी। इसमें दाग प्रणाली की सिस्टम हुआ करती है। अब देखिए दाग प्रणाली आपको बहुत बार देखने को मिला होगा, आप इस शब्द से वाकिफ होंगे कि दाग प्रणाली का मतलब ये होता है कि जो भी सेना या फिर जो भी घोड़े जो है उसके अंदर काम किया करते थे या फिर उस सेना के अंदर हुआ करता था, उन सब के ऊपर एक दाग लगा दिया जाता था ताकि यह जब पहचान में आए कि जब इनको क्या दिया जाएगा, पैसा दिया जाएगा, मेहनताना दिया जाएगा, तो एक इंसान जो दोबारा आके पैसा ना ले ले। साथ साथ में एक ग्रुप डिवाइडेड होता था, उस ग्रुप के बारे में थोड़ा सा पता रहे, इसीलिए ये दाग प्रणाली वगैरह चलता था, घोड़ों के ब्रांडिंग के लिए चलता था। कहता है चेहरा प्रणाली की बात करते हैं तो सैनिकों के विवरण पत्र हुआ करते थे, मतलब सैनिकों के बारे में पूरी जानकारी जो हुआ करती थी उसमें चेहरा प्रणाली हुआ करती थी। कहता है इन सुधारों ने सैन्य भ्रष्टाचारों को क्या कर दिया था, कम कर दिया था और एक अस्थाई सेना बनाए रखने में क्या किया था, मदद किया था। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं आगे। कहता है बुनियादी ढांचा विकास और दूरदर्शी दृष्टिकोण की अगर हम चर्चा करते हैं तो कहता है कि शेरशाह ने बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष ध्यान दिया, जिसने उनके शासन को और ज्यादा क्या बना दिया, यादगार बना दिया था। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका क्या आता है, जीटी रोड आता है। क्या आता है, जीटी रोड आता है। और यह जीटी रोड जो है लगभग कितने किलोमीटर का आपको देखने को मिलता है, 1500 किलोमीटर का आपको देखने को मिलता है। कहता है ग्रैंड ट्रंक रोड जो है यह कहां से, यह आपको जो है सोनार गांव से, कहां से, सोनार गांव से जो है, कहां से, सोनार गांव से जो है, यह जो है सोनार गांव से मतलब बांग्लादेश से आगे चलकर पाकिस्तान तक फैला हुआ था। कहां तक फैला था, पाकिस्तान तक आपका देखने को मिलता है। ठीक है, कहां तक, पाकिस्तान तक आपका देखने को मिलता है, कहां तक, पाकिस्तान तक आपका देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ आगे देखें तो कहता है इस सड़क ने व्यापार, संचार और सैन्य गतिविधियों को सुगम बनाया था। ठीक है, इस व्यापार ने किस चीज को, मतलब गतिविधियों को, जैसे व्यापार की बात करते हैं तो व्यापार के लिए सबसे इंपॉर्टेंट आपका क्या होता है, आपके पास रिसोर्सेस तो होनी ही चाहिए और रिसोर्सेस के साथ साथ आपके पास ट्रांसपोर्टेशन भी होना चाहिए, तभी आपकी कंट्री जो है वह फल फूल सकती है। मतलब उसी तरह से शेरशाह सूरी ने अपने रिसोर्सेस का इस्तेमाल किया और साथ साथ में उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को भी बेहतर बनाया, जिसके वजह से आप यह देखेंगे कि यहाँ पर जो है व्यापार बहुत ही अधिक रूप से फ्लरिश हुआ, बहुत ही अधिक फला फूला। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं सड़क के किनारे सराय मतलब विश्राम गृह बनाए गए, कुएं बनाए गए, छायादार वृक्ष लगाए गए। मतलब आप समझ सकते हैं कि जब जीटी रोड बनाया जा रहा था तो इसमें कितनी खर्चा हुई होगी। साथ साथ में किनारे किनारे पर लगभग जगह पर सराय बनाया गया। सराय मतलब एक ऐसा जगह जो विश्राम गृह के लिए हुआ करता था। ठीक है, फिर उसके बाद जगह जगह पर कुएं बनाता ताकि जो ट्रेडर्स बैलगाड़ी से उस समय व्यापार किया करते थे उनको, ठीक है, जो बैलगाड़ी से व्यापार किया करते थे उनको जो है थोड़ा सा क्या होगा, परेशानी नहीं हो, इस चीज को देखते हुए वो क्या करते हैं, वृक्ष लगाते हैं। ठीक है, कुएं लगाते हैं, ये सारी चीजें देखने को मिलती है। कहता है शहर और स्मारक की बात करते हैं तो कहता है पटना मतलब शेरशाह सूरी ने पाटलिपुत्र को पुनर्जनन या पुनर्जन्म देकर जो है एक तरह से हम बोल सकते हैं क्या कि पटना को दोबारा वो किया था, पुनर्जन्म दिया था, इसे पटना के रूप में विकसित किया। मतलब पाटलिपुत्र को दोबारा जो है पुनर्जन्म मिलता है और पाटलिपुत्र का नाम चेंज होकर क्या पड़ता है, पटना पड़ता है। ठीक है, पटना के रूप में इसको विकसित किया था। ये सारी चीजें हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं कि शेरगढ़, ठीक है, आगे बात करते हैं। शेरगढ़ की बात करें तो हुमायूं के दीना पन्हा को शेरगढ़ के रूप में पुनर्निर्मित किया गया। शेरगढ़ को किस रूप में, हुमायूं के जो दीना पन्हा हुआ करता था, इसको शेरगढ़ के रूप में क्या किया था, पुनर्निर्मित किया गया था। फिर रोहतास किला को पाकिस्तान में
अब यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में इसको देखने को मिलता है। ठीक है, मतलब रोहतास किला बनाया गया। शेरशाह सूरी सूरी मस्जिद, मतलब शेरशाह सूरी मस्जिद पटना में बनवाया गया। क्या बनवाया गया? शेरशाह सूरी मस्जिद जो है कहां बनवाया गया था? पटना में बनवाया गया था। किला एक कुनहा मस्जिद जो है दिल्ली के पुराना किला में देखने को मिलता है। दिल्ली में से पुराना किला में से जो है आपका क्या होता है? यह होता है किला एक कुनहा मस्जिद है। फिर सासाराम का मकबरा की बात करते हैं। कहता है हिंदी इस्लामी वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण जो है यह आपको देखने को मिलता है सासाराम का मकबरा। कौन सा? सासाराम का मकबरा आपको देखने को मिलता है। वहीं अब इसके धार्मिक नीति की बात करते हैं हम। धार्मिक नीति और सहिष्णुता संतुलन की बात करते हैं। धार्मिक नीति और सहिष्णुता संतुलन की बात करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। फिर हम आगे देखें तो मृत्यु और सूरी का पतन की बात करेंगे। फिर फिरोज शाह सूरी की बात करेंगे। मतलब अभी थोड़ा सा आपको शेरशाह सूरी के बाद और भी चीजों को देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या देखने को मिलता है? कहता है कि धार्मिक सहिष्णुता और इसके संतुलन की बात करते हैं। शेरशाह सूरी एक सुन्नी मुस्लिम हुआ करता था। ठीक है, शेरशाह सूरी क्या हुआ करता था? एक सुन्नी मुस्लिम शासक हुआ करता था, लेकिन उन्होंने हिंदुओं के प्रति धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई। और कुछ इतिहासकारों का मानना यह भी है कि उन्होंने राजपूत जैसे पूरनमल के खिलाफ जो अभियानों को धार्मिक रंग दिया, लेकिन उनकी नीतियां समावेशी हुआ करती थी जिन्हें साम्राज्य में स्थिरता बनाए रखी। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं था हमारा नहीं तो किसी का नहीं। ठीक है, ये ऐसा वाला नीति आपको नहीं देखने को मिलता है। कहता है इसके मृत्यु और पतन की बात करते हैं। कहता है मृत्यु और वंश का पतन। 1545 में शेरशाह की मृत्यु जो है कालिंजर के किले में कालिंजर के किले की घेराबंदी के दौरान बारूद के विस्फोट में हो गई थी। ठीक है, कालिंजर के किले को जब घेराबंदी किया जा रहा था तो उस समय जब बारूद का विस्फोट हुआ, उसी समय शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। उनके मृत्यु के बाद उनके पुत्र इस्लाम शाह सूरी, जिसका नाम था जलाल खान, शासन जो है इसका 1545 से 1554 में आपको देखने को मिलता है। बाकी जो आपका 9 साल होता है ये रूल करता है, ने सत्ता संभाली थी। इस्लाम शाह ने अपने पिता की प्रशासन व्यवस्था को बनाए रखा, लेकिन आंतरिक विद्रोह और अफगान कबीलों के बीच संघर्ष ने इस वंश को क्या कर दिया? कमजोर कर दिया। बेसिकली अगर हम बात करते हैं इस्लाम खान की बात करते हैं या इस्लाम शाह सूरी की बात करते हैं, तो यह जो है अपने पिता के ही नीतियों को ये आगे बढ़ाता है आगे 9 साल तक। लेकिन हुआ क्या कि इसके आंतरिक विद्रोह के कारण, मतलब इसके घर के अंदर ही बहुत सारे षड्यंत्र चलने लगे। बाकी जो इसके अफगान कबीले हुआ करते थे इनका भी आक्रमण जो है यह देखने को मिलता है, जिसके वजह से शेरशाह सूरी या फिर सूरी अंपायर जो है धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखेंगे तो फिरोज शाह सूरी की बात करते हैं। तो फिरोज शाह सूरी का मात्र 1 साल तक शासन रहता है, जिसको हम लोग संक्षिप्त शासन कहते हैं। फिर आदिल शाह सूरी आता है जो 1554 से 1555 के बीच में आपको देखने को मिलता है। जैसे शासकों का नेतृत्व कमजोर रहा। ठीक है, 1555 में मुगल सम्राट हुमायूं ने दिल्ली पर पुनः क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था। ठीक है, 1555 में पुनः जो है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं? सरंघई का युद्ध कहते हैं। तो सरंघई का जो युद्ध है उसमें 1555 में हुमायूं और सिकंदर शाह सूरी के बीच में होता है। उसके बीच में जब लड़ाई होती है तो इस दोनों के बीच में क्या होता है कि सूर अंपायर जो पूरी तरह से खत्म हो जाता है, और उसके बाद आपका क्या देखने को मिलता है? हुमायूं का या फिर मुगल अंपायर दोबारा इस पे बैठ जाता है। कहता है 1556 ईस्वी में आदिल शाह के सेनापति हेमू की दूसरी पानीपत लड़ाई में हार के साथ सूरवंश का क्या हो जाता है? खात्मा हो जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं शेरशाह की विरासत की, अगर हम बात करते हैं या चिरस्थायी प्रभाव की बात करते हैं, कहता है शेरशाह का जो शासन काल रहा केवल 5 वर्षों का था, लेकिन उनकी उपलब्धियां जो है यह दीर्घकालिक रह गई थी। उनके सुधारों ने मुगल शासन में विशेष रूप से अकबर के प्रशासन को क्या किया था? प्रेरित किया था। उनकी ग्रैंड ट्रंक रोड, स्मारक, प्रशासनिक नीति जैसे आज भी अनेक उनकी दूरदर्शिता को क्या करता है? दर्शाता है। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखेंगे शेरशाह को भारत का प्रशासनिक जीनियस भी कहा जाता है। मतलब शेरशाह सूरी को क्या कहा जाता है? भारत का प्रशासनिक जीनियस भी कहा जाता है। शेरशाह सूरी को भारत का प्रशासनिक जीनियस भी कहा जाता है। इसके बाद
प्रतियोगिताओं में पूछे गए कुछ प्रमुख बिंदु हुआ करते हैं, जिसमें मूल नाम जो है क्या हुआ करता था, फरीद खान हुआ करता था। ठीक है, इसके बाद सूर्यवंश कब से कब तक चला, 1540 से 1555 आप बोलेंगे। हालांकि हेमू से लड़ाई होता है अकबर का द्वितीय बैटल में 1556 में, उसके बाद जो है सूर्यवंश की खत्म हो जाता है, लेकिन दिल्ली में लगभग 15 साल तक ही रहता है ये। ठीक है, उसके बाद प्रमुख युद्ध की बात करते हैं। चौसा होता है 1539 में, कन्नौज होता है 1540 में, और दोनों जो है हुमायूं के बीच से ही लड़ा जाता है, दोनों हुमायूं के और शेरशाह सूरी के बीच ही लड़ा जाता है। फिर प्रशासनिक संरचना की बात करते हैं, सरकार और परगना प्रणाली की बात करते हैं। ठीक है, उसके बाद मुद्रा की बात करते हैं तो रुपया आता है, चांदी का सिक्का और 178 ग्रेन का सिक्का देखने को मिलता है। कहता है बुनियादी ढांचे की बात करें तो ग्रैंड ट्रंक रोड हो गया, रोहतास किला हो गया, शेरशाह सूरी मस्जिद जो पटना में बनवाया गया, ये सारे चीजों का फॉर्मेशन आपको देखने को मिलता है इनके शासनकाल में। फिर बात करते हैं सैन्य सुधार की बात करेंगे, जिसमें दाग और चरहा प्रणाली देखने को मिलता है, दाग और चेहरा प्रणाली देखने को मिलता है। दाग प्रणाली में घोड़े का ब्रांडिंग होता था, और चेहरा प्रणाली में आपको पता है कि सैनिकों के अनेक अधिक विवरण की चीजें जो है उसमें दी जाती थी। ठीक है, मृत्यु की बात करें तो 1545 में कलिंजर किले में बारूद विस्फोट से इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। जब बारूद के किले को घेराबंदी किया जा रहा था, उसी विस्फोट में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इसके विरासत की अगर हम बात करते हैं तो कहता है मुगल शासन पर प्रभाव जो है विशेष रूप से अकबर का देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद इसके निष्कर्ष की अगर हम चर्चा करते हैं तो कहता है शेरशाह सूरी एक दूरदर्शी शासक तो थे ही, साथ साथ में उन्होंने अपने संक्षिप्त शासन काल में भारत के प्रशासन, अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे को क्या कराया, क्रांतिकारी बदलाव किए गए। इसमें उनकी नीतियों ने न केवल सूरी वंश को मजबूत किया, बल्कि मुगल शासन के लिए भी बहुत ही ज्यादा एक मॉडल प्रदान किया, और उसी मॉडल पर मुगल शासकों ने रूल भी किया था। और उसमें सबसे पहले जो आगे आते हैं वह कौन आते हैं, अकबर आते हैं। कौन आते हैं, अकबर आते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। अब हम आगे बात करते हैं इनसे रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यूज की। ठीक है, इनसे रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यूज की हम चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, पहला क्वेश्चन है, एकदम तेजी से आप लोग अब आंसर करेंगे। ठीक है, एकदम तेजी से आप लोग आंसर करते चलेंगे कि इसका आंसर क्या क्या होगा, इसका आंसर क्या क्या होगा, जल्दी से आप लोग बताएंगे। पहला क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी का मूल नाम क्या हुआ करता था। देखिए शेरशाह सूरी का जो मूल नाम हुआ करता था यह हमने आपको बताया भी, तो इसका नाम हुआ करता था फरीद खान। क्या हुआ करता था, फरीद खान हुआ करता था। फरीद खान के बेटे का नाम क्या हुआ करता था, इस्लाम खान हुआ करता था। क्या हुआ करता था, फरीद खान मतलब शेरशाह सूरी के बेटे का नाम जो है क्या हुआ करता है, इस्लाम खान हुआ करता है। इसका रूल कब से कब तक होता है, तो फरीद खान का जो रूल होता है मतलब शेरशाह सूरी का 1540 से 1545 तक। ठीक है, कब तक, 1545 तक होता है। इसके बाद इस्लाम खान का जो रूल होता है यह 1545 से, कब से, 1545 से लेकर 1554 तक रूल होता है। कब तक, 1554 तक रूल करता है। आदिल शाह जो है, आदिल शाह सूरी, ये 1 साल के लिए रूल करता है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता ही है। आगे बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ, तो एक तो फरीद खान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फरीद खान हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि शेरशाह सूरी का जन्म कहां हुआ था। चलिए फटाफट आप लोग इसका आंसर देंगे, शेरशाह सूरी का जन्म कहां हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम देखें, कहता है शेरशाह सूरी का जो जन्म हुआ था यह कहाँ हुआ था, तो दिल्ली में हुआ, काबुल, सासाराम, लाहौर, कहाँ, जौनपुर। तो आपको पता है कि शेरशाह सूरी का जो जन्म है यह कहाँ हुआ था, बिहार में हुआ था। कहाँ हुआ था, बिहार में हुआ था। और बिहार में कहाँ पे हुआ था, तो सासाराम में हुआ था। कहाँ हुआ था, सासाराम में हुआ था। इसीलिए हम लोग इसको बिहार का शेर खान भी कहते हैं। शेर खान इसलिए भी कहते हैं क्योंकि इन्होंने क्या किया था, शेर को मारा था। ठीक है, और मतलब शेरशाह की उपाधि जो है इनको कब मिली थी, तो शेरशाह की उपाधि जो इनको मिली थी जब इन्होंने कन्नौज की लड़ाई 1540 में हुमायूं को हरा दिया था। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। आगे बढ़ते हैं।
कहता है सासाराम में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? तो कोई 1476 भी आपको बता देगा, कोई 1482 भी कहेगा। ठीक है, तो दोनों में से एक आप रख सकते हैं, किन्हीं का मानना 1476 और किन्हीं का मानना 1482 भी है। कहता है शेरशाह सूरी ने किस उपाधि को अपनाया था? तो ये आपके सामने ही आंसर आ गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो शेरशाह सूरी ने किस उपाधि को अपनाया था? तो देखते हैं, यहाँ पे शेर बना हुआ है। क्या बना हुआ है? शेर बना हुआ है। तो हम यह बोलेंगे कि ये जो है शेर खान की उपाधि को अपनाता है। किसको अपनाता है? शेर खान की उपाधि को, सॉरी, शेर खान की उपाधि को अपनाता है। किसकी? शेर खान की उपाधि को अपनाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। कहता है सूरी वंश की स्थापना कब हुई थी? तो यह भी हमने आपको बताया था कि देखिए 1539 में एक लड़ाई होती है जिसको कहते हैं बैटल ऑफ चौसा। क्या कहते हैं? बैटल ऑफ चौसा कहते हैं। इसमें बैटल ऑफ चौसा में कौन आता है? शेरशाह सूरी आता है। कौन आता है? शेरशाह सूरी। हालांकि इस समय इसका नाम शेरशाह सूरी नहीं, शेर खान बोल सकते हैं इस समय, या फिर फरीद खान बोल सकते हैं। तो शेरशाह और किसके बीच में लड़ा गया था? हुमायूं के बीच में लड़ा गया। ठीक है, किसके बीच में लड़ा गया? हुमायूं के बीच में लड़ा गया। इसमें हुमायूं हार गया या गंगा जी टाप के भाग गया। ठीक है, गंगा जी टाप के भाग गया। फिर मन ने भरा तो इनर सेटिस्फेक्शन के लिए भैया अगले साल तो तुमको हराइए देंगे, इस सोचकर दोबारा आता है। और दोबारा कब आता है? 1540 में आता है। कब आता है? 1540 में आता है। और फिर इस वर्ष जो है कन्नौज में होता है। कहां पे होता है? कन्नौज में होता है। कहां होगा? बैटल ऑफ कन्नौज होता है। ठीक है, और इस समय फिर से शेरशाह सूरी जो है, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में लड़ाई होती है। ठीक है, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में लड़ाई होती है, और इस बार हुमायूं 15 साल के लिए निपट जाता है। ठीक है, मतलब हुमायूं इस बार फिर हारता है, और हारने के बाद यह भारत निर्वासन पर चला जाता है। ठीक है, मतलब भारत से इसको निकाल दिया जाता है। ठीक है, कहां निकाल दिया जाता है? भारत से निकाल दिया जाता है। और भारत से निकलने के बाद सबसे पहले ये सिंध जाता है। सिंध में अपनी बेगम साहिबा को, जो कि उजमेर ऐसे करके, अजमेर नहीं, ये था आपका, क्या था, बेसिकली सिंध ही था। ठीक है, सिंध में ये अपनी पत्नी को रखता है वहां पे, जब अकबर होने वाला होता है। ठीक है, उसके बाद यह जो राजस्थान होते हुए कहां पहुंच जाता है? यह जो है ईरान पहुंच जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें हमने आपको बताया भी है जब हुमायूं पढ़ा रहे थे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1540 हो जाएगा, और 1540 में ही यह सूर डायनेस्टी की नींव रखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो शेरशाह ने किस युद्ध में हुमायूं को हराकर दिल्ली पर कब्जा कर लिया था? शेरशाह ने किस युद्ध में हुमायूं को हराकर दिल्ली पर कब्जा कर लिया था? तो यह लड़ाई कौन सा होगा? बैटल ऑफ कन्नौज हो जाएगा। कौन होगा? बैटल ऑफ कन्नौज हो जाएगा। ठीक है, कौन सा होगा? बैटल ऑफ कन्नौज हो जाएगा। ये भी हमने आपको बता ही दिया था। ठीक है, बैटल ऑफ कन्नौज कब हुआ था? तो 1540 में हुआ था, यह भी आपको पता है। बैटल ऑफ चौसा 1539 में हुआ था। पानीपत की पहली लड़ाई, यह भी आपको पता है कि पानीपत की जो पहली लड़ाई है यह किसके किसके बीच में हुआ था? तो पानीपत की जो पहली लड़ाई है ये बाबर चचा और किसके बीच में हुआ था? बाबर और किसके बीच में हुआ था पानीपत की पहली लड़ाई? तो सिकंदर लोदी के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? सिकंदर लोदी बोलते हैं, इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। क्या हुआ था? इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। ठीक है, इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। ठीक है, यह भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, और यह कब हुआ था? 1526 में। कब हुआ था? 1526 में हुआ था। इसके बाद अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछे, अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछे कि हल्दी घाटी की लड़ाई किसके किसके बीच में हुई थी और कब हुई थी? चलिए जल्दी से आप लोग बताएंगे। ठीक है, बिल्कुल, हल्दी घाटी की जो लड़ाई है यह महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में लड़ी गई थी। किसके बीच में लड़ी गई थी? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में लड़ी गई थी 1576 में। कब लड़ी गई थी? 1576 में महाराणा प्रताप, कौन? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में लड़ी गई थी। किसके बीच में? और अकबर के बीच में आपको देखने को मिल जाता है। किसके बीच में? अकबर के बीच में आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछे अब कि तालीकोटा की लड़ाई जो है किसके बीच में लड़ी गई थी और कब लड़ी गई थी? ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करते हैं तालीकोटा की लड़ाई जो है, यह जो है आपका कहां पर देखने को मिलता है? विजयनगर और बीजापुर, बिदर, अहमदनगर और गोलकोंडा के 4 सहयोगी मुसलमान संतानों के बीच लड़ी गई थी। ठीक है, और यह कब लड़ी गई थी? तो यह जो है आपका कब होता है? 1565 में होता है। कब होता है? 1565 में होता है। किसके किसके बीच में? तो बीदर हो गया, कौन हो गया? बीदर हो गया, बीजापुर हो गया। ठीक है, क्या हो गया? बीजापुर हो गया, गोलकोंडा हो गया, कौन हो गया? गोलकोंडा हो गया। ठीक है, इन सारे लोगों के बीच में यह जो है लड़ाई लड़ी जाती है। ठीक है, और यहाँ पे सारी जगह पे मुस्लिम शासक आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, चलिए
कन्नौज की लड़ाई हो ही गई। आगे बढ़ते हैं, कहता है चौसा की लड़ाई कब लड़ी गई थी। लीजिए फिर से वही क्वेश्चन रिपीट टेलीकास्ट होते जा रहा है क्वेश्चन का। तो चौसा की जो लड़ाई है यह 1539 में होती है। कब होती है? चौसा की लड़ाई जो होती है यह 1539 में होती है। और किसके किसके बीच में होती है यह आपको बताने की जरूरत है भी नहीं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है क्या कि शेर शाह ने अपने साम्राज्य को कितनी सरकारों में विभाजित किया था। बेसिकली अगर हम सरकार का मतलब देखें तो सरकार का मतलब क्या होता है? जिला होता है। सरकार का मतलब क्या होता है? जिला होता है, ठीक है। और लगभग शेर शाह सूरी ने अपनी सरकार को या अपने 47 जिले में अपने राज्य को बांटा था। कितने? 47 जिले में बांटा था और आगे चलकर इसको परगना में भी बांटा गया था, ठीक है। तो 47 इसका क्या हो जाएगा? सटीक आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसके अंदर मुंसिफ काम करते हैं, पुद्दार काम करते हैं, ठीक है। ये सारे लोग इसके अंदर काम करते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। तो 47 का आंसर हो गया। कहता है शेर शाह द्वारा शुरू की गई राजस्व प्रणाली का नाम क्या हुआ करता था। तो इक्ता प्रणाली था, दिन इलाही था, खालसा प्रणाली था, जब्ती प्रणाली या मनसब प्रणाली। आपको आंसर सामने ही दिख रहा होगा। जब्ती प्रणाली भी हुआ करता था। क्या हुआ करता था? जब्ती प्रणाली हुआ करता था। क्या हुआ करता था? जब्ती प्रणाली आपको देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन है। कहता है शेर शाह ने किस सिक्के को पेश किया जो आधुनिक रुपयों का आधार भी बना था, ठीक है। तो यह रुपया को पेश किया था। किसको पेश किया? रुपया को पेश किया था। और वह जो है लगभग 1835 तक प्रचलन में भी रहा था। कब तक? 1835 तक प्रचलन में भी आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है क्या कि शेर शाह द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड कहां से कहां तक फैला हुआ था। तो देखिए शेर शाह सूरी का जो रोड है यह सोनार गांव मतलब बांग्लादेश से लेकर पाकिस्तान तक फैला हुआ था। कहां से? सोनार गांव से लेकर यह बांग्लादेश तक फैला हुआ आपको दिखाई देता है। तो क्या इसका आंसर सोनार गांव से अटक तक होगा? सोनार गांव से कहां तक होगा? अटक तक हो जाएगा। सोनार गांव से कहां तक होगा? अटक। मतलब बेसिकली अटक जो है यह पाकिस्तान में है, तो सोनार गांव से पाकिस्तान तक आपको देखने को मिल जाता है। मतलब बांग्लादेश से पाकिस्तान तक होता है, ठीक है। मतलब सबसे बड़ा रोड जो है लगभग 1500 किलोमीटर का। कहता है शेर शाह ने किस शहर को पुनर्जन्म देकर विकसित भी किया था। तो आपको पता है कि शेर शाह ने पाटलिपुत्र को पुनर्जन्म देकर पटना कहा और पटना को विकसित किया था। शेर शाह सूरी ने पाटलिपुत्र को पुनर्जन्म देकर पटना कहा और पटना को क्या किया? विकसित किया था। तो पटना जो देन है वह किनका है? शेर शाह सूरी का ही है। किसका है? शेर शाह सूरी का है, ठीक है। चलिए शेर शाह द्वारा निर्मित रोहतास किला कहां स्थित है। शेर शाह सूरी द्वारा निर्मित रोहतास किला जो है यह कहां निर्मित है। तो यह कहां होगा? आपका पाकिस्तान में हो जाएगा। कहां हो जाएगा? शेर शाह सूरी द्वारा निर्मित जो किला है यह कहां हो जाएगा? पाकिस्तान में हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है शेर शाह की मृत्यु कैसे हुई थी। तो हमने आपको बताया कि जब कलिंजर के फोर्ट को शेर शाह सूरी क्या कर रहे थे? घेराबंदी कर रहे थे। तो घेराबंदी करने के दौरान ही जो है आपको क्या देखने को मिलता है कि बारूद के फटने से शेर शाह सूरी की क्या होती है? मृत्यु हो जाती है 1545 में। कब? 1545 में, ठीक है। कब? 1545 में मृत्यु हो जाती है। तो क्या होता है? बारूद विस्फोट में होता है। किसमें होता है? बारूद विस्फोट में हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है शेर शाह सूरी की मृत्यु कब और कहां हुई थी। चलिए इसका आंसर आप लोग देंगे फटाफट। इसका आंसर आप लोग देंगे शेर शाह सूरी की मृत्यु कब और कहां हुई थी। चलिए तो शेर शाह की मृत्यु कब हुई थी? कब और कहां हुई थी? ठीक है। तो कहता है क्या कि 1540 दिल्ली में हुआ, 1545 कलिंजर में, 1550 में सासाराम, 1554 पटना या 1556 आगरा में हुआ था। तो 1545 में कहा हुआ था? कलिंजर में हुआ था। जब कलिंजर फोर्ट को क्या करने जा रहा था? तो कलिंजर फोर्ट पर अटैक करने बोल सकते हैं या फिर उसको लूटने के लिए जा रहा था। जब इसकी घेराबंदी हुई तो घेराबंदी के दौरान जो है बारूद विस्फोट से इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, ठीक है। बारूद विस्फोट से इनकी क्या होती है? मृत्यु हो जाती है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। शेर शाह ने सैन्य संगठन के लिए कौन सी प्रणाली शुरू करी थी। शेर शाह ने सैन्य संगठन के लिए कौन सी प्रणाली शुरू करी थी। तो सुलह कुल हो जाएगा,
जप्ती और तोदरमल हो जाएगा। तोदरमल बेसिकली जो है यह अकबर के समय आपको देखने को मिलता है। किसके समय? अकबर के समय आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इक्ता और खालसा प्रणाली, मनसब और जागीर होगा, दाग और चहरा हो जाएगा। तो देखिए इसने अपने सैन्य प्रणाली को मजबूत करने के लिए जो है यह दाग और चेहरा प्रणाली की शुरुआत करते हैं। तो दाग में आपको हम बताए थे कि दाग में जो है घोड़े की ब्रांडिंग होती है। दाग में किसकी होगी? घोड़े की ब्रांडिंग होगी। किसकी होगी? घोड़े की ब्रांडिंग हो जाएगी। ठीक है, घोड़े की ब्रांडिंग हो जाएगी। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे किसको, चेहरा को देखेंगे, तो चेहरा में सैनिकों के लिए, किसके लिए? सैनिकों के लिए जो है वो क्या किया गया था? सैनिकों के लिए इसमें बेसिकली जो है उसके पहचान की, सैनिकों के पहचान की बात हुई थी। सैनिकों के पहचान के लिए इसको चलाया गया था। ठीक है, ताकि सैनिक जो है दोबारा ज्यादा पैसा ना ले ले। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। दाग और चेहरा हो गया। शेरशाह के मकबरे का वास्तुलिपि किस शैली का उदाहरण है? ठीक है, जल्दी से इसका आंसर दे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कहता है शेरशाह के मकबरे का जो वास्तुलिपि हुआ करता था वो किस शैली का हुआ करता था? तो ये हिंदू इस्लामी या हिंद इस्लामी लिपि का हुआ करता था, हिंद इस्लामी शैली का हुआ करता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है शेरशाह के बाद सूर्य वंश का अगला शासक कौन था? शेरशाह के बाद सूर्य वंश का अगला शासक कौन था? तो इसके बारे में हमने आपको बताया अभी तक। कौन होगा? इस्लाम शाह हो जाएगा। कौन होगा? इस्लाम शाह शेर सूर्य के पिता हुआ करते थे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। सूर्य वंश का अंत कब हुआ था? तो सूर्य वंश का अंत बेसिकली अगर हम पूरी तरह से खात्मा बोले तो 1556 में हुआ था। लेकिन हालांकि दिल्ली के गद्दी से जब उखाड़ फेंका गया था या दिल्ली की गद्दी से उनको हटाया गया था तो वो 1555 होता है। लेकिन अगर पूरी तरह से खत्म की बात करते हैं, जैसे हेमू की बात करें, तो 1556 आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो आंसर भी 1556 ही होगा वो, क्योंकि हेमू अंतिम शासक था, तो हेमू के बाद ही ये होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। सूर्यवंश का अंत किस युद्ध के साथ हुआ था? तो सूर्यवंश का जो अंत होता है पानीपत की दूसरी लड़ाई से होता है। कब? तो 1556 में ही होता है। कब होता है? 1556 में, जब अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया। किसके बीच में? अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था। किसके बीच में? अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शेरशाह द्वारा निर्मित किला ए कुहाना मस्जिद कहाँ स्थित है? शेरशाह के द्वारा निर्मित किला ए कुहाना मस्जिद जो है यह कहाँ निर्मित है? जल्दी से आप लोग बताएंगे। ठीक है, एकदम फटाफट जल्दी से एकदम बताएंगे कि शेरशाह द्वारा किला ए कुहाना मस्जिद कहाँ स्थित है। जो पुराने किले में हुआ करता है वो पुराना किला कहाँ? दिल्ली में हुआ करता है। कहाँ हुआ करता है? दिल्ली में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है शेरशाह ने किस धार्मिक नीति, शेरशाह ने किस धार्मिक नीति को का पालन किया था? कट्टर इस्लामी था, धार्मिक सहिष्णुता, हिंदू विरोधी, सिख समर्थन, जैन समर्थन। देखिए ये क्या करता है? धार्मिक सहिष्णुता के नीति को पालन करता है। धार्मिक सहिष्णुता के नीति को ये क्या करता है? पालन करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 22वां नंबर क्वेश्चन। शेरशाह ने किस प्राचीन शहर को पुनर्जन्म दिया था? तो ये अभी वो क्वेश्चन हम पूछे ही थे आपसे। तो ये प्राचीन क्वेश्चन क्या होगा? पाटलिपुत्र हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? पाटलिपुत्र को पुनर्जन्म दिया था। और पाटलिपुत्र का एक देकर इसको पटना कहा था। क्या कहा था? पटना कहा और पटना का विकास किया। पटना कहा और पटना का क्या कहा? क्या विकास किया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शेरशाह के शासनकाल में कितने शासक हुआ करते थे? शेरशाह के शासनकाल में कितने शासक हुआ करते थे? तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो 7 शासन हुआ करते थे। 7 कितने हुआ करते हैं? 7 हुआ करते हैं। शेरशाह के शासनकाल में कितने शासक थे? 7 हुआ करते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है शेरशाह के सुधारों ने किस मुगल सम्राट को सबसे अधिक प्रभावित किया था? तो उसमें हमने आपको बताया भी था कि शेरशाह के ठीक बाद हुमायूं आया। हुमायूं 1 साल तक रहा, उसके बाद अकबर आता है और अकबर ने शेरशाह सूरी के बहुत सारे नीतियों से प्रभावित होकर उसको अपने राज्य में भी कंटिन्यू रखा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अकबर हो जाएगा। क्या होगा? अकबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन है आपका। कहता है आखिरी क्वेश्चन में कि शेरशाह को किस नाम से जाना जाता था? शेरशाह को किस नाम से जाना जाता था? जल्दी से आप बताएंगे। भारत का योद्धा, प्रशासनिक जीनियस, सुल्तान ए हिंद, शाह ए हिंद दिल्ली, या अफगान का शेर कहा जाता था? ठीक है, जल्दी से आप बताएंगे।
तो क्या कहा जाता था? तो हमने आपको यह भी बताया था कि शेरशाह सूरी को भारत का प्रशासनिक जीनियस कहा जाता था। भारत का प्रशासनिक जीनियस कहा जाता था। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, यह प्रशासनिक जीनियस हुआ करता था। क्या हुआ करता था? प्रशासनिक जीनियस हुआ करता था। उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास में आपको मजा आया होगा। आज के क्लास में आपको मजा आया होगा, और जिनको क्लासेस में मजा आया वो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे सेशन को जितना हो सके सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। और आज के क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं। तब तक के लिए आप लोगों को टाटा बाय बाय, जय हिंद, राधे राधे, हर हर महादेव। ठीक है, चलते मिलते हैं कल के क्लास में। तब तक के लिए आप लोगों को टाटा बाय बाय, गुड नाइट। ठीक है, हर हर महादेव।